राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन प्रकृति के दुश्मन की जिंदगी की आपाधापी में खो गए वो स्कूल के दिन। जिंदगी की आपाधापी में खो गए स्कूल के वो दिन। मीठी यादों का तराना ढूंढता हूँ। ठीक है, अभी सतपति सर बच्चों का राय ले रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा। आप जो स्थिति में अभी हैं, जिस परिवेश में अभी हैं, तो उस परिवेश में हम लोगों को आकर ऐसा लगता है अभी हम लोग भी स्कूल के उस समय में चले गए। हेलो, होमवर्क का और फ्यूचर का बहुत ज्यादा दबाव लग रहा होगा कि भविष्य में क्या होगा हमारा पढ़ाई के। अभी बहुत ज्यादा दबाव सर लोग दे रहे हैं, ये कोर्स पूरा करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, ये सब का दबाव लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आगे आप बढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपका जो जिंदगी का सुनहरा जो समय था वो स्कूल का समय था। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने सपनों को लेकर के संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तब स्कूल के वो दिन आपको, जितना भी आपको संघर्ष करते रहेंगे, स्कूल के दिनों को याद करेंगे, तो आपका थकान मिट जाएगा, आपको बहुत खुशी मिलेगी। क्योंकि स्कूल का ही वो दौर है जो जिंदगी का सुनहरा पल रहता है। ये धीरे धीरे आपको बाद में एहसास होगा, जैसा कि अभी हम लोगों को हो रहा है। हम लोग इसी स्कूल में अपना प्राइमरी का पढ़ाई शुरू किए हैं, और जब भी स्कूल में आते हैं तो बचपन में पढ़ा हुआ पल याद आता है।
आप लोगों को भी ऐसा लगेगा जब भी आप अपने पुराने स्कूल जाएंगे तो आपके पुराने स्कूल के वो पेड़ पौधे, वो क्लासरूम, सब बचपन की यादों को, पढ़ाई के समय को याद दिलाएगा। तो ये यादें ही हैं जो हमें जीवन में खुश रहने के लिए प्रेरित करती हैं। और समय जो बीत जाता है वो वापस नहीं आता है। तो जो समय चल रहा है, कई बच्चे जो हैं मजबूरीवश भी एनएसएस कैंप में आए होंगे, कई बच्चे शौक से भी आए होंगे, लेकिन ये समय है, इस समय को जियो, इस समय को जी भर के जियो, क्योंकि ये समय जो बीत जाएगा वो कल वापस नहीं आएगा। कल 9 तारीख था, कल का कार्यक्रम आज नहीं आएगा। ठीक है, तो जी भर के जीना है और जी भर के पढ़ाई भी करना है। जब हम लोग बचपन में थे, आप लोगों के समय पढ़ रहे थे, तो हम लोगों को भी ऐसा लगता था, फ्यूचर में बहुत डर लगता था, फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, कौन कहाँ रहेगा। लेकिन हमारे बीच से बहुत अच्छे अपने क्षेत्र में आगे बढ़कर अच्छे मुकाम हासिल किए। हमारे गांव से ही हमारे जो सीनियर थे, सुशील नायक जी, उनके पिताजी अभी हैं, पास में बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर थे। हम लोग, मैं उनका जूनियर था। पहले यहाँ पढ़े, फिर मोहलोई में पढ़े, फिर पुसौर हाई स्कूल में पढ़े। तो एक वाकया हुआ था उस समय का, मैं शेयर करना चाहूंगा। उस समय हम लोग 11th में थे और सुशील भैया लोग 12th में थे। और उस समय की स्थिति में सीबीएसई का कोर्स लगाया गया था। तो सीबीएसई का कोर्स, क्योंकि शासकीय स्कूलों में थोड़ा सा शिक्षकों का अभाव भी रहता है, अभी काफी अच्छा सुधार हो गया है, उस समय थोड़ा सा अभाव भी रहता था, तो मानदेय में गुरुजी लोगों को लाया जाता था। तो उस समय जैसे ही सीबीएसई कोर्स लाद दिया गया या लगाया गया, तो उस समय पढ़ाई का उतना ज्यादा पढ़ाई कर नहीं पाए और 12th के जितने बच्चे थे, सुशील नायक जी को छोड़ करके सभी फेल हो गए। और हम लोग उस समय 11th में थे, तो हमारे ऊपर क्या गुजरी होगी आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो फिर प्रयास किया हम लोगों ने और फिर उसको सीजी करवाया और सीजी बीएससी में हम लोग फिर आगे बढ़े। तो ये वाकया इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि सुशील भैया जो हैं हमारे गांव से ही, उन्होंने सीजीपीएससी निकाल करके आज डीएसपी में उन्होंने ज्वाइन हुआ था, आज एएसपी है। सुशील भैया तो आप इन्हीं बीच में से, आप स्कूल साथियों में से कल कोई मुकाम कुछ भी ग्रहण कर सकता है, कुछ भी पा सकता है। इसलिए मेहनत करना है, मेहनत में अच्छे से पढ़ाई करना है और अपने पिताजी का, माताजी का, अपने समाज का नाम रोशन करना है। ठीक है, बस इतना कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। सर जी, स्कूल के कोषाध्यक्ष घनश्याम पटेल जी, श्री जगन्नाथ प्रधान जी, विपक्ष के नेता श्री जगन्नाथ प्रधान जी, उमेश साव जी, हमारे इन अतिथियों का स्वागत करेंगे। वेलकम क्लास, गो। यहाँ पर उपस्थित सभी आर्य के शिष्यों का भी हम स्वागत करेंगे। एनएसएस क्लैप, गो। आर्य गुरुकुल के आचार्य श्री राकेश सर जी का स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा मैं। मनीष नंदे वो आकर स्वागत करेंगे आर्य गुरुकुल के आचार्य जी का। सभी पास बैठे हमारे स्कूल के कोषाध्यक्ष श्री घनश्याम प्रधान जी के स्वागत के लिए आएंगे देवेंद्र प्रधान जी।
समीपस्थ बैठे अभिनव शिक्षण समिति के सदस्य श्री जगन्नाथ प्रधान जी का स्वागत करने के लिए आएंगे तोष गुप्ता। श्री जगन्नाथ प्रधान जी का स्वागत करेंगे तोष गुप्ता जी, अभिनव शिक्षण समिति के सदस्य नेता और हमारे विद्यालय के प्रोफेसर श्री उमेश साहु जी का स्वागत करने के लिए आएंगे श्री सनत विशाल जी। एनएसएस क्लैप गो। मातृ स्वरूपा के रूप में पधारी को जागरूक कीजिए और आप भी सीखिए और दूसरों को सिखाइए। धन्यवाद। जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व पार्षद सम्मानित श्री जगन्नाथ प्रधान जी और स्कूल समिति के यहाँ के अध्यक्ष द्वय सम्मानित श्री दिलेश्वर जायसवाल जी, हमारे बहन खीर कुमारी डंसेरा जी, भाई उमेश साहु जी जो कि पुसौर नगर पंचायत में नेता प्रतिपक्ष हैं, साथ ही यहाँ एक ऐसे व्यक्तित्व यहाँ बैठे हैं सम्मानित श्री डमरूधर नायक जी जिनके सुपुत्र डीएसपी के पद पर पदस्थ हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही यहाँ उपस्थित मातृशक्ति इस गांव के इस स्कूल के सम्मानीय शिक्षकगण, साथ ही आप लोगों को जो अभी निरंतर अपनी ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं ऐसे हमारे स्कूल के शिक्षक वृंद, और एक नाम भूल रहा हूँ शायद, है ना, इस संस्था हमारे अभिनव स्कूल के संस्थापक संचालक प्राचार्य सम्मानित श्री अक्षय सतपथी जी। मैं अभिनव शिक्षण समिति की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज संभवतः आप सबको संबोधित करना है, लेकिन हमारे बीच में प्रखर वक्ता सामान्य आचार्य राकेश जी हैं, हम उनको सुनेंगे। मैं इतना बहुत बोलूँगा आप सबको कि जीवन का एक बहुत ही एक अनुभव करने का समय आप सबका है। 7 दिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सिखाने को मिलेगा। कुछ तो आपको विषय वस्तु देंगे जिसको जाकर इस गांव में जाकर आप सब गांव के व्यक्तियों को, माताओं को, बहनों को जागरूक भी करोगे, और इसी बीच आप सबको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ये सेवा योजना जैसा कि नाम है वैसा इसका आगे का भविष्य में भी इसका काम है। आप अपने जीवन में इस 7 दिन में जो भी सीखेंगे उसको अपने जीवन में उतारेंगे। निरंतर इस छोटी छोटी बातों को जो अभी बीच बीच में आपके साथ यहाँ वक्ता आएंगे, आप लोगों को बौद्धिक भी दिया जाएगा। उसमें बहुत कुछ विषय आते हैं, ज्ञान की बातें आती है, उसको आप सब नोट करें और अपने जीवन में उसको आत्मसात करने की कोशिश करें। मैं आप सबका उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अब मैं बुलाना चाहता हूं से श्री नरसिंह डंसेना जी। हेलो हेलो। भारत माता की, भारत माता की, ऊर्जा दो, ऊर्जा दो। भारत माता की, भारत माता की। ऐसी ऊर्जा अगर आप देते रहोगे तो सामने वाला, बोलने वाला को भी अच्छा लगेगा, है ना। हमको ऊर्जा देना है और ऊर्जा लेना है हमको, ठीक है। यहाँ उपस्थित सब, यहाँ से उपस्थित हुए हैं, अमूल्य समय निकाल करके आप मेरे गांव में उपस्थित हुए हैं, सबको तहे दिल से धन्यवाद।
और ये जो राष्ट्रीय सेवा योजना है, इस राष्ट्रीय सेवा योजना में शिक्षा के माध्यम से समाज को सुधारना और खुद सुधर करके शिक्षा ग्रहण करना। ठीक है, हम सुधार करेंगे, प्रयास करेंगे और उनके माध्यम से हम सीखेंगे भी। सीखने और सिखाना, सीखना और सिखाना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर उपस्थित जितने भी हैं सबको बराबर यहाँ वक्तव्य कहने का मौका मिले और हमारे आदरणीय सर आए हैं, उनके आवाज़ों को सुनना मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। माननीय महोदय जी से निवेदन करूंगा कि आए हुए हमारे अतिथियों को बोलने का मौका दीजिए। नमस्ते, धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहता हूं आर्य गुरुकुल के आचार्य श्री राकेश आचार्य जी को आज की इस बौद्धिक चर्चा में उद्बोधन स्वरूप 2 शब्द कहेंगे। हमारे ये सर आचार्य जी ओजस्वी तरीके से अपने वक्तव्य को रखते हैं, सब अपने कॉपी कलम में लिखेंगे। श्री राकेश आचार्य जी। वेदः वेदं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वा तदर्थमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्यादितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। राष्ट्रीय सेवा योजना की इस सुपोरा ग्राम में अभिनव विद्या मंदिर द्वारा लगाए गए सत्र में विराजमान इस विद्यालय के प्राचार्य आदरणीय सरस्वती जी, हमारे साथ चल करके पधारे इस विद्यालय के कोषाध्यक्ष और हमारे भी कोषाध्यक्ष आदरणीय घनश्याम जी, हमारे विशिष्ट सहयोगी माननीय जगन्नाथ प्रधान जी, आदरणीय नीलेश्वर जी, साथ बैठी हमारी बहन खेल कुमारी डंशेरा जी, आदरणीय उमेश साव जी और लगभग सबका नाम जानता हूँ, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव। देखिए, इन्होंने कहा कि ओजस्वी भाषण देना है, तो मैं भाषण देने के लिए नहीं है ना। भाषण तो हम वहाँ देते हैं जहाँ पर हमको देना चाहिए। तो ये आप लोगों के बीच में हम परिचर्चा के लिए बैठे हुए हैं, तो भाषण की आवश्यकता नहीं है, ये कुछ सीखने का समय है। अच्छा, सेवा, राष्ट्रीय सेवा योजना, आप लोगों का जो शिविर में आप लोग अटेंड कर रहे हैं इसका नाम बेटा उधर मत देखो, उधर मत देखो, सब आप लोग को देखने आए हैं। और टोपी लगाए तो थोड़ा सिर ऊपर करके मेरे तरफ देखो। सेवा किसको कहते हैं, कौन बताएगा? एकदम सामान्य भाषा में कोई बता सकते हैं? हाँ, बोलो। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इसके लिए। दूसरों के लिए किया गया निस्वार्थ भाव से कार्य वो सेवा कहलाता है। दूसरों को दी जाने वाली आराम हम उसको भी सेवा कहते हैं। दूसरों के लिए जो भी चीजें हम काम करते हैं हम सब उसको क्या कहते हैं? सेवा कहते हैं। अब ये सेवा आप सबने जाना कि सेवा क्या कहते हैं। सेवा दूसरों के लिए किए गए कार्य वो हमेशा सेवा कहलाते हैं। तो राष्ट्रीय सेवा क्या होगा? राष्ट्र की सेवा है ना। जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं, जिसके मिट्टी, जिसके पानी, जिसके खाद्य पदार्थ और तमाम चीजों से हमारा जीवन बन रहा है, उसके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना ही राष्ट्रीय सेवा योजना है। परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं। तो हम जरा देखें अपने इर्द गिर्द, आप लोगों का राम श्याम जो भी नाम होगा, अगर सोच के देखो कि आपके जीवन में कितने लोगों का योगदान है।
सेवक कह तो रहे हैं, लेकिन सेवक है क्या? नहीं है ना। तो सेवक वो होगा जो उत्तम गुण कर्म स्वभावों को अपनाते हुए, जो अपनाया है, आने वाले समय में दूसरों को देते हुए आगे बढ़ेगा, वही सेवक है, वही सेवा है। तो सामान्य बातें एक बात ध्यान रखें कि ये जो शिविर लगता है, इस शिविर में आपको गांव में घुमाया जाएगा, है ना। आप लोग गांव में जाओगे, साफ करोगे। कई बार मन में आता होगा, यार हमको जबरदस्ती इस गांव को साफ कराने के लिए ले आए हैं। इस गांव के कितने बच्चे हो? कोई हो इसमें? नहीं, आसपास के तो हो ना। इस गांव से ऐसे कई लोग होंगे जिनकी जीवन पद्धति से, जिनके कामों से आप लोगों का काम चल रहा होगा, आपके जीवन में भी प्रभाव पड़ रहा होगा। आपको देख, लेकिन वो कपड़े बुनने वाला व्यक्ति हो जिसके बुने हुए कपड़े आप पहन रहे होंगे। इस गांव के बगल में एनटीपीसी है, हो सकता है उस एनटीपीसी से बनी हुई ऊर्जा आपके गांव को भी ऊर्जा प्रदान कर रहा होगा। हो सकता है इस गांव का व्यक्ति आपके गांव में जाकर के काम करके आपके गांव के निर्माण को सुदृढ़ करने का काम में वो व्यक्ति लगा हुआ होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा जी? पक्का है ना। हो सकता है जिस साइकिल में या मोटरसाइकिल में बैठ करके आप अपने विद्यालय जाते हैं, उस मोटरसाइकिल को खराब हो जाने पर इसी गांव का कोई व्यक्ति होगा जो पुसौर में बैठ करके उस मोटरसाइकिल को बनाता भी होगा। तो हमारा जीवन ऐसा है कि हमारे जीवन में ऐसा एक भी क्षण, एक भी पल, एक भी समय नहीं है जब हम दूसरे का योगदान नहीं लेते, दूसरों की सेवा नहीं लेते। हर समय हम दूसरों की सेवा से ही अपना निर्माण कर रहे हैं। तो दूसरों की सेवा करना, दूसरों को व्यवस्था प्रदान करना, दूसरों को व्यवस्थित करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी है ना, कि नहीं है? राष्ट्र की सुरक्षा केवल सरहदों पर नहीं होती, राष्ट्र की सुरक्षा आपके गांव पर भी है। आपका घर स्वच्छ है, आपका गांव स्वच्छ है, आपकी व्यवस्था अच्छी है, आपका परिजन अच्छा है, तो भी आप राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अच्छे ढंग से पढ़ लिख करके, विद्वान बन करके अच्छी सेवाओं में जाना भी राष्ट्र की सेवा है। पढ़े लिखे, सब चीज किए, अंतिम में नंबर आया 52%, 55%, 60% और गांव में घूम रहे हो, लेकिन अपने स्कूल को डेवलपमेंट करके अपने आप को योग्य नहीं बना रहे हो, तो भी आप राष्ट्र के लिए सेवक नहीं बन रहे। राष्ट्र के लिए सेवक बनना है तो कोई बात नहीं कि आपके पास बहुत अच्छे अंक हैं, कोई आवश्यक नहीं कि आपके पास बहुत ज्यादा अंक है तभी आप सेवा अच्छे कर सकते हो। आपके पास कम अंक हैं तो भी आप अपने कामों से अपनी राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिस सेवा योजना के शिविर में आप सब पधारे हैं, मेरा इतना आप सबसे निवेदन है, हमारे जीवन में हर किसी का बहुत योगदान है। मेरे बड़े भाई की कहानी सुना रहा हूं आपको एक बार। हमारे तो भैया, मेरे पारिवारिक व्यक्ति एक बार अपने माता पिता से कहने लगे कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। घर की बात बता रहा हूं, बाहर की बात नहीं बता रहा। वो कहने लगे कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। मुझे तो आप छोड़ दिए थे पढ़ने के लिए, मैं पढ़ा अपनी क्षमता से, मैं बना अपनी क्षमता से, मैं नगर आपने छोड़ दिया तो नगर में मैं व्यवस्था करके वहां हाई एजुकेशन लिया अपनी व्यवस्था से, और आज नौकरी कर रहा हूं उसके पीछे भी मैं ही हूं। तो जरा सोच के देखिए, क्या वही है? क्यों बच्चा? उनके माता पिता नहीं है क्या? है ना? उनके माता पिता भी हैं। उनके परिवेश में जिन जिन लोगों ने उनको सहायता दिया है, वे सब के सब व्यक्तियों की सेवा लेने के बाद वो व्यक्ति वहां तक पहुंचा है। अपने आप कोई नहीं पहुंच जाता, अपने आप कोई नहीं बन जाता। आप यहाँ पर सेवा योजना में आए हो ना, 7 दिन यहाँ पर रहोगे, 7 दिन तक तुम्हारी सोने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, भोजन पानी की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था और सारी जिम्मेदारियों के साथ ये लगे कि नहीं लगे? मतलब आप जिस सेवा योजना को सीखने के लिए लगे हो, उस सेवा को ऑलरेडी आपके गुरुजन यहाँ पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना?
तो अपने राष्ट्र के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का निर्वहन करना ही हमारी सेवा है, हमारा कर्तव्य है। ठीक है जी। अगर आप केवल इस विद्यालय में हैं और इस विद्यालय में इन 7 दिनों में अगर ये संकल्प ले लेते हो कि हम इस विद्यालय को स्वच्छ करेंगे, तो भी आप अपने राष्ट्र को सुदृढ़ कर रहे हैं। क्योंकि ये विद्यालय किसका है? हमारा है कि नहीं है? है ना भैया? जो चीजें इस राष्ट्र के अंदर वो सब हमारा है। ये बिल्कुल मत सोचना ये एनटीपीसी है वो हमारा नहीं, हमारा ही है। ये गांव भी हमारा ही है, वो रास्ते जिस रास्ते पर हम चलते हैं वो भी हमारा ही है। हम भारत के नागरिक हैं, तो जो चीजें भारत में हैं हम सब भारतीयों का है। वो व्यक्तिगत बाद में जो कमाते हैं इसको हम लोग कह देते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय चीजें हैं, धरोहर की चीजें हैं, जो इस राष्ट्र के अंदर जो चीजें देखते हैं वो सबके सब किसकी है? हमारी है ना। लोग जब पढ़ते हैं इतिहास में और अपने अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं ना, नागरिकों को अधिकार पढ़े आप लोग कि नहीं पढ़ी है जी? पानी मिलेगा उधर मत देखो, वो इधर के लिए आया हुआ है। तो नागरिकों को अधिकार पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? हाँ, नागरिकों को ये अधिकार है, नागरिकों को ये अधिकार है, ये अधिकार है। लेकिन कर्तव्य कितने याद है बताओ? कर्तव्य वाला चैप्टर तो आदमी को याद ही नहीं रहता, उसको याद ही नहीं करता है आदमी। हाँ, हमको अधिकार है बोलने का, है ना, स्पीच का अधिकार है। भारत सरकार, देश हमको बोलने का अधिकार देता है। हम लोग याद रखते हैं, हम भाषण देते हैं। हमको इकट्ठा होने का अधिकार है, हमको सभा करने का अधिकार है। लेकिन इस देश की सुरक्षा करने का कर्तव्य है कि नहीं है ना? चीजों को संभालने का कर्तव्य है कि नहीं? इनकी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने का कर्तव्य है कि नहीं? राष्ट्रीय धरोहरों को संभालने का कर्तव्य है कि नहीं है ना? तो वो नागरिक सच्चे अर्थों में अपने देश का सेवक है, जो अपने राष्ट्र की संपत्तियों का, अपने राष्ट्र की व्यवस्थाओं का, अपने राष्ट्र के समग्र जो चीजें वो देखता है उसकी व्यवस्था के लिए अगर वो लगा है, उसको सही सलामत करने के लिए वो लगता है, तो वो क्या है जी? एक अच्छा सेवक है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को क्या कहते हैं? सेवक बोलते हैं ना। वो ये तो नहीं कहते कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर इज दिस कंट्री, तो बोलते हैं कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं। कहते हैं, उन्होंने अपने उद्बोधन में सदैव कहा कि मैं इस देश का सेवक हूं। बोलते ही नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि इस देश की मिट्टी से खेल कूद करके, पल बढ़ करके इतने ऊपर तक जाने वाला व्यक्ति निराभिमानी होकर के ये कह सकता है कि मैं इस देश का सेवक हूं, तो जरा सोच के देखिए वो राष्ट्र के निर्माण के लिए कितना कर्तव्यशील है। ये उदाहरण है बेटा, बिल्कुल इसको राजनीतिक समझ से परे सोच के चलना आप लोग, है ना। एक प्रधानमंत्री जी जो सवेरे से लेकर के रात्रि जब तक सो न जाते उसके बाद भी इस देश के निर्माण के लिए कर्तव्यशील है, तो वो इस देश की सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो हमारी जिम्मेदारी क्या बन जाती है? हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जहां पर हैं, मैं ये नहीं कहूंगा तुम वहां जाओ, यहां जाओ, ये करो। हम जहां पर हैं, यदि हम उनके प्रति कर्तव्यशील हैं, तो निश्चित रूप से हम अपना निर्माण कर रहे हैं। यदि मैं अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदार हूं, वफादार हूं, अपने घर के प्रति, अपने गुरु के प्रति, तो मैं अपना निर्माण कर रही हूं, अपना निर्माण कर रहा हूं। यदि मैं अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति कर्तव्यशील नहीं हूं, तो मैं आगे चल के अपने समाज के प्रति भी कर्तव्यशील रहने वाला नहीं। तो पहली कर्तव्यता आपकी अपनी परिवार के प्रति, और परिवार के प्रति जो कर्तव्यशील है वो राष्ट्र के प्रति भी कर्तव्यशील रहेगा। सक्सेस किसको कहते हैं? सफलता ना, हिंदी में उसका अर्थ सफलता। अच्छा चलो, सफलता कैसी होती है बताओ? सफलता कैसी होती, किसी ने भी सुना होगा। छोटा उदाहरण दूंगा आप लोग को, बताओ कोई पता है किसी को सफलता क्या है? सुकरात नाम सुना है आप लोगों ने? सुकरात महान दार्शनिक हुए। आजकल तो आप लोग सब गूगल वाले हो, सुकरात जी के बारे में पढ़ना। तो सुकरात जी से एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, बोला भैया बताओ ये सफलता क्या है, ये सक्सेस क्या है? तो सुकरात जी ने कहा कि कल
तुम मुझसे सवेरे नदी के पास मिलना। तो व्यक्ति को लगा ठीक बात है भाई, नदी के पास जाऊंगा, हो सकता है कुछ खाने पीने को दे दें, कुछ विषय वस्तु बता दें, सफलता क्या है उसका ज्ञान मंत्र दे दें। सुकरात जी बहुत शरीर वाले थे, बट गठीले शरीर वाले थे, तगड़े व्यक्ति थे। तो वह व्यक्ति सवेरे सवेरे नदी के पास पहुंचा। नदी तो देखे होंगे सब लोग, नदी कैसा जानते होंगे। तो नदी के पास पहुंचा, घाट के पास। तो सुकरात जी कुछ समय बाद आए तो व्यक्ति कहने लगा भैया आप तो कल मुझे सफलता के बारे में बताने वाले थे, बताओ सफलता क्या है। तो बोले मैं बताता हूं। बोले ठीक है, तुम एक काम करो, ये नदी है ना, नदी के पानी में कूद जाओ। तो बोले कितने गहरे हैं? वे तो बहुत गहरा है। बोले गहरा है ना, कोई बात नहीं, तुम तो इतना चले जाओ। तो व्यक्ति क्या करता है, नदी में कूद जाता है और लगभग अपने गले के पानी तक वो नदी में उतर करके खड़ा हो जाता है। अब सुकरात जी थोड़ी देर बाद वो भी अपना कपड़ा हटाते हैं और नदी में आते हैं। और नदी में आकर के मजबूत थे, मैंने पहले ही कहा बहुत ज्यादा मजबूत थे। सुकरात जी ने ऐसे सिर पकड़ा और सिर पकड़ करके सामने वाले व्यक्ति को नदी में डुबा दिया। अच्छा बताओ, नदी में डूबने के बाद भी व्यक्ति क्या करेगा? बोलो। हाँ, बाहर निकलने की कोशिश करेगा ना, कोशिश करेगा पक्का। अच्छा कितना कोशिश करेगा? हाँ, मरते दम तक ना, मतलब पूरी ताकत लगाने की कोशिश करेगा ना, कि आधा अधूरा तो ताकत लगाएगा, है ना। तो सुकरात जी उसको दबाए, वो और छटपटाने लगा, ऊपर खींचने लगा। सुकरात जी फिर उसको दबाए, फिर ऊपर आने लगा तो फिर उसको दबाए, और दबाने के बाद कुछ देर बाद उसको छोड़ दिया। देखे कि यार बहुत ज्यादा अब तो खत्म होने की स्थिति में है, तो उसको छोड़ दिए। तो छोड़ने के बाद सुकरात जी बाहर निकले। बोले ये पंडित जी क्या करते हो यार, आप तो मुझे सफलता का ज्ञान देने के लिए बुलाए थे और पानी में डुबा के मार रहे हो। तो सुकरात जी ने कहा कि बताओ तुमने क्या सीखा? बोले कुछ नहीं सीखा, फालतू पानी में मुझे डुबा रहे थे। बोले मैं तुमको डुबा रहा था तो तुम क्या चाहते थे? बोले बचना चाहते थे ना। हाँ बचना चाहता था। तो बचने के लिए तुमने कितना प्रयत्न किया? बोले बहुत प्रयत्न किया। नहीं कितना प्रयत्न किया? जितना अंतिम प्रयत्न हो सकता था मैंने उतना अंतिम प्रयत्न सक्सेस ही किया। हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य के लिए यदि अंतिम तक प्रयत्न हम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से जिस सफलता के लिए हम आगे बढ़ते हैं वो सफलता आपको मिलने वाली है ना। मिलेगी क्या? उन्होंने चाहा कि मैं मेरी जितनी ताकत है वो उतनी ताकत लगा के अपने आप को बाहर लेके आए, और परिणाम क्या हुआ? वो व्यक्ति बच गया, क्योंकि उस समय उसका प्रयास क्या था जी? अपने आप को बचाना, और बचाना ही उसकी सफलता थी, है ना। था कि नहीं था? उसकी सफलता की चाह क्या थी? बचना था ना। और वो बचा तो वो सफल हुआ कि नहीं हुआ? तो जो व्यक्ति आप में से अपने आप को सफल करना चाहते हैं, डीएसपी बनो, एसपी बनो, XYZ जो भी तुम बनना चाहते हो, उस बनने के लिए अंतिम तक प्रयत्न करना, और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा प्रयत्न करना, अंतिम थकने तक प्रयत्न करना। जो व्यक्ति उतना प्रयत्न करता है वही व्यक्ति सफल होता है ना। अब जरा बताओ, पहले भी कहानी सुनाया हूं, बार बार आप लोगों का तो बेंच बदलते रहता है। ये पहले भी कहानी, मैंने एक और कहानी सुनाई थी। अच्छा आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए कितना मेहनत करोगे? फिर बताओ कि दिल्ली जाने के लिए कैसे कैसे करना पड़ेगा? बोलिए इनमें से कोई भी। रायपुर जाने की, दिल्ली रायपुर जैसे जाना वैसे दिल्ली जाना है। ट्रेन तो लगभग सब चढ़े होंगे ना, कि ऐसा कोई है जिसने ट्रेन अब तक नहीं चढ़ा है? वाह, आप भी नहीं चढ़े। देखो जी क्वेश्चन देखिए, आपकी जिम्मेदारी अगले बार यात्रा में लेके जाने की कोशिश, है ना। ठीक है बेटा, चढ़ाएंगे। तो ऐसे कौन है जिसको दिल्ली, अभी तक दिल्ली की यात्रा में या बाहर गए होंगे? दिल्ली जाने के लिए क्या करना पड़ता होगा बताओ? खड़ी हो जाओ बेटा।
क्या करना पड़ेगा बताओ? उसके बाद तुम सुनते जाओ, मुझे मत सुनो। उसके बाद वेरी गुड, ताली बजाओ इसके लिए। यदि हम दिल्ली जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपनी तारीख निश्चय करेंगे कि हमको अमुक दिन जाना है ना। आजकल तो टिकट बुक करने का सिस्टम आ गया, मैं उदाहरण उसी तरह से दे रहा हूँ आप लोगों को। आज हमको यदि दिल्ली जाना है तो हम दिल्ली जाने के लिए पहला काम करेंगे कि तारीख निश्चय करेंगे कि हमको 25 दिसंबर को जाना है कि 28 दिसंबर को जाना है। पहला काम हम क्या बुक करेंगे, पहला तय क्या करेंगे, तारीख। पहला हमने तय किया तारीख। दूसरा हम तय करेंगे किस गाड़ी से जाना है। ऐसा तो नहीं कि हम वहां चले गए, जनशताब्दी में बैठ गए और जनशताब्दी वाला आपको दिल्ली लेके चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। उत्कल जाएगी, गुड़वाना जाएगा, हीराकुद जाएगा, रायगढ़ से 3-3 ट्रेनें आपके यहाँ जाती हैं। तो पहला तो तुमको ये निश्चय करना पड़ेगा कि हमें किस ट्रेन से, पक्का यही करोगे ना। उसके बाद आप उस ट्रेन को बुक करने के लिए या तो ऑनलाइन का रास्ता अपनाओगे या तो ऑफलाइन का रास्ता अपनाओगे। हो गया। अब अमुक तारीख को जाने से पहले आप अपना बैग तैयार करोगे। हो सकता है आपको अपने दोस्त के जूते पसंद हो, उस जूतों को मांग लेके दोस्त के पास जाओगे। हो सकता है आप में से कईयों की कुर्तियां, दूसरी कुर्तियां आपको पसंद होंगी तो आप में से उसकी कुर्ती मांग के आओगे। हो सकता है कि जो चीजें तुम्हारे पास ना हो वो मित्र के पास हो, उसका जींस भी तुम मांग करके आओ। हो सकता है तुम और चीजें मांग करके आओ। पक्का होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही हम लोग करते हैं ना। एक दिल्ली की यात्रा, उस दिल्ली की यात्रा में अभी तक आपने कितने सारे काम कर लिए, जरा सोच के देखना। उसके बाद आप आगे बढ़े, अमुक तारीख को, जिस तारीख को ट्रेन जाना है, अब तो ये वेयर इज माई ट्रेन हम देख करके देख लेते हैं भैया ट्रेन कहाँ पहुंची नहीं पहुंची। फिर भी हम प्रयत्न करेंगे कि हम रेलवे स्टेशन 10 मिनट पहले पहुंच जाएं। पहुंचने के बाद हम अपना टिकट निकाल के देखेंगे भैया हमको B1 मिला है कि S1 मिला है कि A1 मिला है, हम किस क्लास में जा रहे हैं, उसका टिकट पे अपनी सीट नंबर देखेंगे, ऊपर देखेंगे जहां हमको वहां पर उपस्थित होना है ना। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है ना। फिर आप जाकर के अपने नियत सीट पर बैठोगे, नियत ट्रेन और नियत सीट पर बैठोगे। उसके बाद जाके आप दिल्ली पहुंचोगे ना। एक छोटी सी यात्रा बेटा, इस यात्रा में एक भी किसी भी चीज का चुनाव गलत हुआ तो आपकी दिल्ली की यात्रा रद्द है। अगर आपने ट्रेन गलत बुक कर लिया तो भी आप दिल्ली, आपने तारीख अलग दी है और दूसरी तारीख के दिन पहुंच गए तो भी दिल्ली पहुंच पाओगे क्या? मान लीजिए आपको सामग्री में, आपको दिल्ली, आप अपने एग्जाम के लिए जा रहे हैं, प्रवेश पत्र यहीं छोड़ के चले गए और ठीक है आजकल तो सारी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन एक उदाहरण तो यह ले लो, यदि वो चीजें आपको यहीं छोड़ के आप चले गए, दिल्ली जाने के बाद आपको मिलेगा क्या? कुछ मिला? ट्रेन गलत बैठ गए तो सही जगह पर पहुंचे क्या? नहीं पहुंचे ना। एक छोटी सी यात्रा और तैयारी जरा सोचो कितनी है, कितनी तैयारी है? बहुत तैयारी है ना। लग रहा है हमको ऐसे माइंड में सोच के देखो ना कितनी तैयारी हम करते हैं। आजकल तो इजी वे में ऐसा कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो एक छोटी सी यात्रा, उस छोटी यात्रा में छोटी छोटी चीजों को बारीकियों के साथ इतना अभ्यास, इतनी व्यवस्था के साथ अपनी तैयारी करते हो तो जरा सोच के देखो, जिस सक्सेस के लिए, जिसकी प्राप्ति के लिए, जिस चीज को तुम पाने के लिए यहाँ मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, यदि ये तमाम चीजों की मेहनत जो तुम करना चाहते हो, उस मेहनत में थोड़ा सा भी गैप मिला, सफल हो पाओगे? हाँ क्यों जी? मिलेगी सफलता? नहीं मिलेगा ना। तो कहने का तात्पर्य है कि आप यदि सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो सही चुनाव, सही जगह, सही व्यवस्था, सही मार्गदर्शन
और सही कार्य, यदि आप स्वयं का चुनाव सही नहीं करते हो तो जिस रास्ते पर तुम जाना चाहते हो उस रास्ते पर यदि इतना भी गैप हुआ तो जरा सोच के देखिए कि तुम जितना पाना चाहते हो इतना गैप हुआ कि नहीं हुआ ना। तो सही जगह, सही प्रयत्न, सही समय, सही चुनाव, ये आपको सफलता की सीढ़ी पर बहुत तेजी के साथ लेकर के जाएंगे, जिसको हम अपनी सफलता की सीढ़ी मानते हैं ना। जिस चीज को भी हम मानते, सफलता के पैमाने बहुत सारे हैं, लेकिन जिस चीज को हम पाना चाहते हैं उसकी तय सीमा, समय सीमा, उसकी व्यवस्था की सीमा इतनी ही है। अगर इसमें तुम गैप हुए तो तुम फेल हुए, इसमें तुम पास हुए तो निश्चित रूप से पास हो गए ना। चलिए एक और घटना आप सबको सुनाता हूं। हम लोग अपने पुरानी चीजों में बड़ा दुखी होते हैं, यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये होती तो मैं ऐसे कर लेती, मेरे पास ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, है ना। ऐसा लगता है ना हम लोग को, सबको लगता है। आपको लगता है ऐसा वाली बच्चा नहीं, हमको भी लगता था जब हम आपके इसी विद्यार्थी काल में रहे, हमको भी लगता था कि ये सारी चीजें होती तो शायद बेहतर होता। एक बार ऐसे ही विद्यालय में एक बालक, आपकी तरह एक बालक रहा होगा, वो बालक जो है रोज विद्यालय आता और उदास बैठे रहते। सर के लिए वेलकम क्लैप गो। चलिए आपका स्वागत है। तो मैं आप सबसे कह रहा था कि हम अपनी सफलता की सीमा पे अगर इतना भी गैप रखते हैं तो वो गैप हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है ना। तो ये प्रयत्न करें कि हम जिस मार्ग पर जा रहे हैं, जिस व्यवस्था के लिए जा रहे हैं, जिस चीज के लिए जा रहे हैं, उस पर इतना भी तनिक भी चूक नहीं होना चाहिए, है ना। अगर इतना भी हम तनिक भी चूकते हैं तो फिर हम चूक जाते हैं, तब हमको लगता है कि यार शायद मैं इतना और कर ली होती या कर लिया होता तो मैं जिस चीज को चाहती थी या चाहता हूं वहां तक मैं पहुंच गया। एक बालक ऐसे ही उदास रहता था, जब वह विद्यालय जाता तो उदास बैठे रहता, और उदास बैठे 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 वो उसका मन खराब होता। तो अचानक ऐसे ही सतपति जी जैसे गुरुजी रहे होंगे, मेरी तरह भी रहे होंगे, उदाहरण तय हम दोनों ही ले लेते हैं अपने आप में। तो फिर एकदम ध्यान से सुनना आप लोगों के लिए विशेष। तो वो बालक ऐसे ही उदास रहते, और उदास रहते 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 पढ़ते लिखते, लेकिन पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, किनारे फिर बैठ जाते। तो एक दिन गुरुजी बोलने लगे कि भैया क्या हुआ? बोले कुछ नहीं गुरुजी, ऐसे ही हूं। तो गुरुजी ने कहा कि कल बेटा शाम को विद्यालय जब खत्म हो जाए ना तो तुम्हें काम करना, मुझसे मिलने आना। तो बालक ने कहा ठीक है। और शाम को जब विद्यालय खत्म हो गई, विद्यालय खत्म होने के बाद गुरुजी के पास वो बालक जब पहुंचा तो गुरुजी ने कहा कि कैसे लग रहा है, क्या हुआ? तो बोले बस कुछ नहीं गुरुजी, बस घर की समस्याएं हैं, व्यवस्थाओं की समस्याएं हैं, मैं जो चाहती हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिलता। ऐसा होता तो अच्छा होता, हमारा घर भी वैसा होता तो अच्छा होता, वो बड़े भवन हो जाते तो अच्छे होते, मेरा दोस्त बाइक में आता है, शायद मैं भी KTM की बाइक में आता तो मुझे भी अच्छा लगता, मैं भी बुलेट चलाता तो मुझे अच्छा लगता, मेरी सहेली स्कूटी में आती है, मैं भी स्कूटी में आती तो मुझे भी अच्छी लगती। तमाम सारी बातें अपने ऊपर घटा के देखना इस विषय को। तो गुरुजी ने कहा तुम नींबू का शरबत पियोगे? तो बालक ने कहा गुरुजी अगर नींबू का शरबत पूछे तो स्वाभाविक है, बच्चे पहले तो झिझकेंगे, बट गुरुजी बोल रहे हैं नहीं पी लो। तो बोले ठीक है पीऊंगा। तो गुरुजी अपने कमरे में गए और नमक पानी का
नींबू का शरबत, नमक नींबू का शरबत बना के लाए। उन्होंने जानबूझ करके उस शरबत के अंदर नमक की मात्रा अधिक रखी, और स्वाभाविक है नमक की मात्रा अधिक रहेगी तो पीते ही पता चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा ना। तो शरबत लेके आए, और शरबत लेकर के आने के बाद उस बालक को शरबत दिया। तो शरबत जैसे ही उन्होंने पिया, अरे बाप रे इतना नमक, इतना ज्यादा नमक। तो उन्होंने अरे अरे गुरु जी को कहा कि गुरु जी इसमें नमक बहुत ज्यादा है। तो गुरु जी ने कहा लाओ बेटा मैं दूसरा बना देता हूं। तो वो गिलास लेने लगे, तो आपके जैसा ही जो बालक था वो बालक कहने लगा गुरु जी इसमें नमक ज्यादा है, कोई बात नहीं, इसको फेंकने की आवश्यकता नहीं, एक काम करो इसमें चीनी मिला दो। तो जो नमक है ना वो चीनी वो सम मात्रा में हो जाएगा, तो जो उसका खारापन है वो चला जाएगा। सार यहीं पर है अगर समझ जाओ तो गुरुजी ने कहा कि लाओ तुम्हारा गिलास जिसमें नमक ज्यादा है मैं उसको फेंक देता हूं, और दूसरी गिलास में बहुत अच्छी शरबत आपके लिए बना करके लेकर के आता हूं। आपका ही जैसा बालक कहता है कि गुरुजी इसको फेंकने की आवश्यकता नहीं है, एक काम करो इसमें शरबत, इस शरबत में चीनी मिला दो और सारी समस्याएं वहीं पर खत्म हो जाएंगी। बेटा अगर हम नकारात्मक हैं तो हमें सकारात्मक होना है। कोई बात नहीं अगर व्यवस्थाएं नहीं है तो व्यवस्थाएं आने वाले दिनों में हम क्या कर लेंगे जी, बना लेंगे। ये चीजें नहीं है, इसके विकल्प में मेरे पास ये विकल्प है कि नहीं है। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो विद्यार्थी साइकिल भी जिनको नसीब नहीं है। हम महीनों तक दूसरों के साथ अपने विद्यालय दूसरे के उसको कहते थे भैया हम चला देंगे तुम पीछे बैठ जाना यार, तेरी साइकिल में हमको ले चल बोलते थे। तो समस्या ये नहीं है बेटा कि हमारे पास समाधान नहीं है, समाधान हमारे पास भी है अगर हम समाधान चाहें तब। उदासी और ग्लानि और हीनता के भाव आपको कभी भी सफल होने नहीं देंगे। आप उस चीजों को अपने आप को परिवर्तित करके चलो। कैसे? अगर ये चीजें नहीं है कोई बात नहीं, इन चीजों के अलावा मैं इन चीजों में अपनी व्यवस्थाओं को बना लूंगा, बना दूंगी। अपने आप बेटा आप सफल होते चले जाओगे, अपने जीवन को अच्छा करते चले जाओगे। ये नहीं तुम्हें ये कर दूंगी, कोई जरूरी नहीं है कि जो चीजें तुम चाहते हो वो चीजें तुम्हें मिल जाएं। प्रारब्ध में तुम किस घर में पैदा हुए, किस घर में जन्म लिए, कैसा तुम्हें परिवेश मिला, कैसा तुमको परिवार मिला, परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी थी वो तुम नहीं जानते। तुम तो उस घर में जन्म लिए, लेकिन उस आर्थिक स्थिति को, उस परिवेश को, उस विषय वस्तु को बदलने की ताकत तुम रखते हो यदि तुम सकारात्मक हो तब। तो राष्ट्रीय सेवा योजना मैंने पहले ही आपसे कही थी, ये अपने आप का निर्माण है, ये राष्ट्र का निर्माण है, ये हमारे कर्तव्यों का सबसे बड़ा परिणाम है। यदि हम अपनों के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यशील हैं तो निश्चित रूप से हम सेवक हैं, है ना जी। सेवा सेवा कहते हैं भैया, सेवा करने वाला ही सेवक कहलाता है, और सेवकों का ही इस दुनिया में आगे चल करके मान सम्मान होता है। और जो सेवा करवाते रहता है ना, तो सेवा करवाने वाले को मेवा कुछ दिन मिल जाएगा लेकिन बाकी चीजें नहीं मिलेगा, है ना। तो सेवक बने रहिए, आगे आने वाले दिनों में तुमको भी सेवक मिल जाएंगे। और सेवक नहीं बने रहोगे, केवल सेवा की अपेक्षा करके चलोगे, तो आने वाले दिनों में भी तुम्हारी भी सेवा करने वाला कोई भी मिलने वाला नहीं है। तो ये राष्ट्र अपना है, ये घर, ये गांव अपना है, ये विद्यालय, ये परिवार अपना है। जो इस भूमि पर है, जो चीजें इस राष्ट्र के अंदर हम सब चीज देखते हैं वो सब चीज हमारा है, और इसके प्रति हमें कर्तव्यशील रहना है। इसकी रक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी व्यवस्था के लिए इसी की शिक्षा आप सब यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। विगत आने वाले 6 दिन आप सब के लिए मंगलमयी हो, मंगलकारी हो। आप सब अपने राष्ट्र के एक होनहार नौजवान बने, अपने राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक बने, यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मुखारविंद से हमको सुनने को मिला। अब हमारे बीच उपस्थित अतिथि के रूप में श्री रोहित बंजारे, थाना प्रभारी कुशौल, इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ श्री कार्यक्रम अधिकारी विश्वजीत साहब सर जी, उनका स्वागत करेंगे श्री रोहित बंजारे जी का।
हमारे संस्था के प्राचार्य श्री सतपति जैसे अनुरोध है कि वो भी हमारे टीआई सर का स्वागत करेंगे। सतपति सर जी। NSS clap go। अब मैं थाना प्रभारी सर से आग्रह करता हूं कि अपने मुखारबिंद से संबोधित करेंगे श्री भंडारी सर जी। NSS clap go। मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय और परम आदरणीय विद्वान प्राध्यापकगण, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत खुशी की बात है बच्चों कि आज आपके टीचर ने हमें आपसे मिलने का मौका दिया। तो वही ना बच्चों, मैं भी अपने स्कूल लाइफ को भी याद कर रहा हूँ। मैं क्या जब मैं स्कूल में था ना बच्चों, तो मैं कोई भी कार्यक्रम होता था स्कूल में, ठीक है, गुरुजनों ने ना बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया बेटा। जहां कदम भटकता रहता था, शिक्षक लोग पिटाई खूब करते थे। मैं कॉलेज स्कूल और कॉलेज की अभी स्कूल में चल रहा हूँ, ठीक है। स्कूल में कक्षा 12वीं तक मैं मार खाया हूँ, ठीक है। शर्म की बात नहीं है बेटे, बहुत अच्छी बात है। मैं आज उन टीचरों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे हर स्टेप पे जहाँ मैं गलती करता था वहां पर मुझे पिटाई करते थे, ठीक है। तो ना मैं मतलब उस पिटाई की वजह से सुधरा। बदमाश था, सोच ले, भगता था इधर उधर और थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान नहीं देता था। तो उस वजह से ना बच्चों बढ़िया हुआ, 12वीं तक का पढ़ाई जैसे तैसे करके ना बढ़िया पढ़ा। लेकिन बेटा जब मैं कॉलेज गया ना, तो कॉलेज गया तो मैं सबसे अलग चेंज हो गया बेटा। और उस चेंज होने की वजह था वो मार खाना, ठीक है। खूब बेटा मैं ना कॉलेज में बीए किया, ठीक है। ज्यादा दूर का नहीं हूँ बेटा, मैं खरसम कॉलेज है ना, वहाँ मैं अपना कॉलेज किया हूँ। गवर्नमेंट आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज खरसा आपके लगा हुआ है, ठीक है। पढ़ाई एक छोटे से गांव फोगराम गांव पड़ता है, पास में है, शक्ति जिला में, ठीक है। तो वहाँ किया हूँ। तो जब कॉलेज गया ना बच्चों, तो मेरा उद्देश्य था कि जीवन में मुझे कुछ पाना है, ठीक है। मेरे टीचर लोग ने जो मारते थे वही टीचर लोग मुझे सिखा कर भेजे, बेटा तो 3 साल मेहनत कर देगा ना बेटा तो तेरे को कोई मतलब आदमी बनने से रोक नहीं सकता। मैं बोल जी सर, ठीक है। तो बीए में लिया बेटा, इसमें साइंस लिया था मैं कक्षा 12वीं तक। तो उस समय क्या था बेटा, मैं कंपटीशन एग्जाम में मैं बनना चाहता था बेटा आईएएस आईपीएस, मतलब यूपीएससी की फाइनली मैं तैयारी करना चाह रहा था, ठीक है। उसके साथ साथ पीएससी का भी मैं तैयारी कर रहा था, ठीक है। तो यूपीएससी क्या था बेटा, उसके लिए मैं बहुत मेहनत किया, बाकी यूपीएससी फाइट नहीं कर पाया। इसी बीच में पीएससी भी मैं 2 बार दिया था बेटा, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसी बीच हमारे सब इंस्पेक्टर का निकला 2008 में। सर आप लोग का समय है ना, ज्यादा तो बच्चों 2008 में मतलब मैं अपना एमए किया 2007 में, उसी नहीं 2006 में मेरे में हुआ। उसी समय
सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी आया, ठीक है, तो मैं भरा उसमें, तो प्री पास हो गया बढ़िया। और उसके बाद में ना मेंस का जब रिजल्ट आया ना, बड़ा विचित्र कहानी था। मैं कॉलेज कुछ काम से गया था, ठीक है, तो जब मैं कॉलेज से आ रहा था ना, तो कुत्ता आर काटना बोलता है ना, बड़ा अच्छा चीज बता रहा हूँ। उस दिन क्या अकस्मात था, ठीक है, साइकिल में था, मोटरसाइकिल नहीं था मेरे का, ठीक है बच्चों, वो बिल्ली आर काटता था, वो कुत्ता आर काटता था। अब मैं भी थोड़ा सा गांव का आदमी था, मैं सोचा पट गया भाई नहीं होने वाला कुछ। गया नीलम स्टूडियो खर्चा में है, मैं बोला देख तो यार भाई, सब इंस्पेक्टर का दिया हूँ, आज रिजल्ट आया, देख तो भाई ये नंबर है। वो बेचारा देखा, ठीक है, तो बोला सर आप पास हो गए। मतलब बच्चों, मतलब मैं इतना खुशी हो बच्चों, इतना खुशी कि पूछो मत, समझ रहे हो। मतलब मैं इतना अच्छा लगा उस दिन, लगा कि यार कुछ तो हुआ, इतना मेहनत किया तो, ठीक है ना बच्चों। फिर हुआ बच्चों इंटरव्यू का, ठीक है, इंटरव्यू बढ़िया, ब्लेजर वगैरह बढ़िया लिया, ठीक है। मतलब क्या है, इंटरव्यू में पर्सनालिटी सर्वश्रेष्ठ रहता है, मस्त ब्लेजर वगैरह लिया, कोट वगैरह, ठीक है ना, और टाई वाई मस्त लगा कर गया बेटा, ठीक है। तो गया ना, तो ऐसे बैठे जैसे हम लोग बैठे हैं ना, इसे 10-12 जने बड़े बड़े साहब लोग बैठे थे, समझ रहे हो ना बच्चों। मैं कभी सर बोला, ठीक है। तो उसके बाद में ना, उसमें एडीजीपी रैंक के अधिकारी थे, उन्होंने मुझे देखकर कहा गुड पर्सनालिटी, बोला आ जाओ, बोले, और गुड पर्सनालिटी बोले, ठीक है बेटा। तो मैं भी थोड़ा बेटा, मेरे पेट थोड़ा सा निकल गया बेटा, ये अनियंत्रित खान पान, हेवी ड्यूटी की वजह से निकला है बेटा, है ना। मात्र उस समय मैं 28 इंच मेरा कमर था, वही 50 kg का आदमी था, ठीक है समझ रहे हो बच्चों। तो मस्त एकदम पतला दुबला, ठीक है। तो भारी खुशी हो, उतना ही बोल दिया ना, गुड पर्सनालिटी, मैं समझ पक्का है चयन हो ही जाएगा। फिर 8-10 क्वेश्चन किए बच्चों बढ़िया, सबका मैं बढ़िया सकारात्मक जवाब दिया। 2-3 क्वेश्चन था जिसको नहीं जानता था, मैं बोला सॉरी सर, इस सवाल का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। ईमानदारी पूर्वक मैं अपनी गलती को स्वीकार किया, ठीक है। बढ़िया, वो लोग बोले ठीक है, बोले अब जाइए, हो गया, बोले। मैं गया बढ़िया, ठीक है। कुछ दिन बाद में ना मैं नांगर जोतने गया, ठीक है, भैंसा नांगर, ठीक है। शायद 2 मई का महीना था या अप्रैल का महीना था, ठीक है ना, ठीक है बच्चों। नांगर जोतने गया था। अब नांगर जोतने गया था ना, तो काफी भूख लग रहा था। भूख मतलब क्या होता था बेटा, नांगर जोतने जनरली 5 से 6 बजे के बीच में चले जाते थे खेत, ठीक है तो 40 डिसमिल ने बेटा, मैं उसमें से 40 डिसमिल का एक हरई बचाया था। हरई मतलब तुम लोग शायद नहीं जानते होंगे, जैसे 40 डिसमिल को 4 भाग में कर दो ना, अंतिम भाग को जोतने के लिए बचाया था, ठीक है। बड़े जोर से भूख लग रहा था, छत्तीसगढ़ी ले रहा हूँ, ठीक है। तो देख रहा था भैया लोग आ रहे होंगे मेरे लिए रोटी लेकर, फिर भैया दौड़ते दौड़ते आए, एकदम रोटी वोटी पकड़े नहीं थे। मैं बोले भैया फिर आते थे खाली हाथ, ठीक है, अति भूख लगा था, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों। वो आया दौड़ते, छोटे रिजल्ट आए तो सब इंस्पेक्टर बन गया, समझ रहे हो बच्चे। वो मस्त एकदम आंख से आंसू निकल गया, अब दोनों भाई मस्त लिपट के एकदम रोने लगे, ठीक है, बहुत मतलब ठीक है। फिर उसके बाद में मेरा भैया बोला चल भाई आज हो गया, आज का मतलब ना हो गया, अब चलते हैं, चलो घर चलते हैं, ठीक है। तो फिर घर गए। फिर ऐसा हुआ बेटा, मतलब ना इस सब बताने का उद्देश्य है बेटा, मैं अपना बड़ाई नहीं बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। जीवन में बेटा आप जितना संघर्ष करोगे ना,
उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगा। ठीक है, तो जी तोड़ मेहनत करो बच्चों। अभी की जो टाइमिंग है ना, ठीक है, 5 साल मेहनत करो। आपको बता रहा हूँ, कोई 12वीं में अगर होगा 5 साल मेहनत करो, 3 साल भी अगर जी तोड़ कर दोगे तब भी ठीक है। समझ रहे हो ना? कॉलेज जाकर बीए बीएससी लोगे तो कॉलेज में आपको 2 उपाय करना है। एक कॉलेज का तो पढ़ोगे ही, लेकिन उसके बीच में ना कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना है। ठीक है, बढ़िया बुक खरीद दो। ठीक है, बड़ा बड़ा बुक आता है बढ़िया कंपटीशन एग्जाम का। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसी का बुक ले लो। प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं तो उसका बुक ले लो। ठीक है बच्चों, यूपीएससी में जाना चाहते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग को अलग बुक ले लो। ठीक है बेटा, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो सब इंस्पेक्टर का ही बुक आते हैं वो ले लो। आरक्षक बनना चाहते हैं तो उसका ले लो। टीचर बनना चाहते हैं मतलब फाइनली है बच्चों बताने का, वो 3 साल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। समझ रहे हो ना? वो गोल्डन पीरियड है। ठीक है, वो गोल्डन पीरियड को ना बेटा 24 घंटा का ना, मैं तो 16 घंटा पढ़ाई किया हूं अपने जीवन में। समझ रहे हो ना? तो उस पढ़ाई के टाइम में लगता था तो नौकरी लग जाएगा तो यार जीवन में मेहनत कम करना पड़ेगा। ठीक है ना, बहुत मतलब आराम मिलेगा। तो अब लगता है कभी कभी 24 घंटे भी ड्यूटी हो जाता है बच्चों, बता रहा हूं। समझ रहे हो ना? 24 घंटे भी ड्यूटी हो जाता है। पॉकेट में पैसा है, खाना बगल में है, लेकिन मैं खा नहीं सकता। समझ रहे हो? क्योंकि ड्यूटी है। अगर मैं उस ड्यूटी को छोड़कर खाने चला जाऊं तो मेरे जो नीचे है ना, जो 50 व्यक्ति 100 व्यक्ति ड्यूटी के दौरान वो भाग जाएंगे। फिर पब्लिक को कौन संभालेगा? ड्यूटी कौन करेगा? समझ रहे हो? तो परिस्थिति ऐसा बनता है। तो आप लोगों को ना बेटा बहुत अच्छे टाइमिंग में हो। अभी आप लोग पता है 11वीं 12वीं बच्चे हो, हाँ एकदम गोल्डन पीरियड में हो बेटा। ईमानदारी पूर्वक बोल रहा हूँ, आज याद रखना। ठीक है, सर जी बता रहे थे, बहुत अच्छे सर बता रहे थे। ठीक है, तो बेटा हम लोग आए तो कुछ सफलता के बारे में आपको बताएंगे ना, तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक, इसलिए उसी रास्ते में मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो बेटा, घर में जितना काम करना पड़े वो करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे के पिताजी टीचर हो सकते हैं, कोई ऑफिसर भी हो सकते हैं, अच्छे संपन्न परिवार हो सकते हैं, लेकिन 75% बच्चे मीडियम परिवार के होंगे, तो मुझे पता है। ठीक है, 25% बच्चे संपन्न परिवार के हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को ना बेटा जीवन में कभी निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। ठीक है, अगर आपको खेत में भी काम करना पड़े करो, नांगर जोतना पड़े तो जोतो, मजदूरी करना पड़े तो करो। समझ रहे हो? लेकिन वो तो दिन में कर लिए, रात का 12 घंटा मेरे लिए है पूरा। ठीक है, दुनिया कोई ताकत मुझे छू नहीं सकता। शाम के 6 से सुबह 6 तक। ठीक है, तो 6 घंटा सो, 6 घंटा डट के पढ़ाई करो, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, खाना कम खाओ रात में। समझ रहे हो? 4 की जगह में 2 ही रोटी खाओ, 1 थाली भात की जगह में आधा थाली खाओ। समझ रहे हो बेटा? थोड़ा सा तकलीफ होता है, 1 महीना तकलीफ होगा, 2 महीना तकलीफ होगा, तीसरे महीना में रूटीन में आ जाएगा। ठीक है, तो दे रूटीन में जो आया ना बच्चों, आप लोगों को रोक नहीं सकता पढ़ाई के लिए। समझ रहे हो? आप बस एक बार रूटीन कर लिए, ठीक है, कि मुझे इतने घंटा पढ़ना है, और पढ़ लिए। समझ रहे हो बच्चों? दुनिया का कोई ताकत आपको प्रशासनिक अधिकारी बनने से नहीं रोक सकता, या आपके लक्ष्य से कोई रोक नहीं सकता। और एक चीज और बताऊं बच्चों, बहुत सारा मेरे साथी लोग भी मुझे बोलते थे, बहुत सारे मेरे सीनियर भाई लोग जो मेरे कॉलेज में थे सब बोलते थे, गांव के कई बड़े बड़े व्यक्ति थे, कोटिया लोग थे, वो लोग बोलते थे तो नौकरी नहीं लगे बाबू, कहीं कहा नहीं लगेगा वो नौकरी।
पैसा है बाबू, पैसा देना नौकरी लगती। मैं कहूँ ठीक है, लगी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा तो दो नहीं, पैसा नहीं दो, पैसा नहीं मोर करो। और मैं मेहनत में कोई कमी नहीं करूं, मुझे विश्वास है जरूर मुझे नौकरी लगी। समझ रहे हो बच्चों? दोनों बच्चों, आपको नकारात्मक बताने वाला ना 90% मिल जाएंगे, ठीक है? आपको अड़िंग रहना है बेटा, समझ रहे हो? सफलता कब मिलता है बताऊं? जब आपको लगा कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, समझ रहे हो? अब मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? तो समझ जाओ बेटा, वहीं से स्टार्ट होता है, समझ रहे हो? आपको लगा कि अब अंतिम हो गया, अब प्राण साला निकल जाएगा, ठीक है? तो आप समझ लेना कि वहीं पर आपको सफलता मिलेगा, ठीक है? मतलब इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना जी तोड़ मेहनत करो बेटा, ठीक है? कि दुनिया भी देखते रह जाए कि ये क्या हो, ये लड़का कैसे कलेक्टर बन गया, समझ रहे हो? ये लड़का कैसे एसपी बन गया, ठीक है? कभी भी अपने जो पारिवारिक समस्याएं हैं, समझ रहे हो, अपने जो कमियां हैं, ठीक है, उसको कभी बहाना नहीं बनाना है। मैं बता रहा हूं, ठीक है? बहाना नहीं बनाना है अपने, समझ रहे हो मेरे बात को? मतलब पढ़ो, ईमानदारी पूर्वक पढ़ो। एक बार नहीं होता है, 2 बार नहीं होता है, 10 बार पढ़ो, समझ रहे हो? वो याद होगा, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है? लेकिन बेटा इसके लिए आपको कठिन प्रण लेना पड़ेगा, ठीक है? आजकल का बहुत खराब चीज है मोबाइल, ये बहुत खराब चीज है, ठीक है? अच्छा भी है, खराब चीज है। बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चे इसका अच्छाई का प्रयोग करते होंगे, बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चे इसको दुरुपयोग भी करते होंगे, ठीक है? तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, मोबाइल का प्रयोग अच्छी चीज के लिए करो, ठीक है? एक वो कुछ नहीं है बेटा, ठीक है? सब फालतू चीजें हैं, मोबाइल, ठीक है? समझ रहे हो? हाँ, टेक्नोलॉजी बढ़ गया बेटा, संचार का साधन बढ़ गया, ठीक है? तो सही चीज ये है कि ये सबसे दूर रहो, समझ रहे हो? और पढ़ाई करो। ये समय की बर्बादी, किसी ने आपको एक लाइक कर दिया, किसी ने आपको हाय हेलो भेज दिया, किसी ने सुबह चाय भेज दिया, बिस्किट भेज दिया, इससे कुछ होने में नहीं, कुछ भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों इससे, ठीक है? किसी ने आपको बोल दिया अरे बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं उसको, सेल्फी लेकर डालते हैं, उसी चक्कर में कई व्यक्ति निपट भी जाते हैं, ठीक है? कोई पहाड़ी ऊपर चढ़ जाता है, कोई ट्रेन में चढ़ जाता है, समझ रहे हो बच्चों? उससे कुछ होने वाला नहीं है, समझ रहे हो? मेहनत करो, पढ़ो। ये बुक है ना, ये बुक, इसमें अगर 100 पढ़ना है ना, 100 पढ़ना तो पढ़ो। शॉर्टकट नहीं सफलता का। देखो, VVI, MP, IMP 100 प्रश्न को पढ़कर आप 100% ले आओ बेटा, ठीक है? आप टॉप कर दो राज्य में, लेकिन उससे कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इतना बड़े फिजिक्स, केमिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस, भूगोल की बुक को आप 100% पढ़े बेटा, तो आप जैसे कक्षा 11वीं की स्टूडेंट हो, ठीक है? आपने भौतिक, रसायन और क्या था बेटा, बायोलॉजी, ठीक है? और हिंदी, इंग्लिश, ठीक है? ये सब था ना कक्षा 12वीं में। अब भी यही चलता है, कैसे चलता है ना? तो उसको आप 100% पढ़ो बेटा, क्योंकि वही चीज जब आप कंपटीशन एग्जाम दोगे ना स्नातक के बाद में, जब आप कलेक्टर बनने के लिए, एसपी बनने के लिए, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बनने के लिए जब आप तैयारी करोगे, उसी बीच से आएगा बेटा, समझ रहे हो ना? तो उस समय आपको थोड़ा हल्का मेहनत करना पड़ेगा। मतलब आप जब बुक को पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको, ये यार इसको तो मैं पढ़ चुका हूं, तो मुझे याद ही है, ठीक है? मतलब समझ रहे हो ना बात को? अभी के मेहनत से मत घबराओ,
अभी जितना मेहनत कर लोगे ना बेटा, इतना ही तो बुक देकर डरना नहीं है, ठीक है, उसे जूझना है। वो हमें परीक्षा में पास होने के लिए नहीं पढ़ना है बेटा, मैं बता रहा हूं, परीक्षा में पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, जीवन में इंसान बनने के लिए पढ़ना है, समझ रहे हो? तो बेटा बुक से दोस्ती करो, जो बड़ा बड़ा बुक है ना 100% पढ़ो। पास तो बेटा 3rd डिवीजन भी आप पास हो जाओगे ना, तब भी आप प्रशासनिक अधिकारी बनोगे, समझ रहे हो? 100% लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ले आए वो आपकी किस्मत की बात है बेटा, वो और बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस चीज को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि शॉर्टकट करोगे ना बेटा, तो उसी चीज को फिर 8 साल 10 साल आपको मेहनत करना पड़ेगा। वही सब सब्जेक्ट को आप जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो पढ़ना पड़ेगा, उस समय 18 घंटा पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात को? अरे यार, कॉलेज के स्कूल के दिन में अगर अच्छा पढ़ाई किया रहता, कॉलेज के दिन में अगर अच्छा पढ़ाई किया रहता, तो मेरे मित्र लोग कोई एसपी बन गया, ठीक है, कोई पायलट बन गया, मैं भी यार जल्दी सिलेक्शन हुआ रहता, समझ रहे हो ना मेरे बात को? तो पढ़ो बेटा, दोस्ती करो बुक से, ठीक है, उससे दोस्ती कर लो, ठीक है। अब जब दोस्ती हो जाएगा ना बेटा बुक से, तो समझोगे इतना मजा आता है पढ़ने में, इतना मजा आता है मत कुछ, भारी मजा, जिस छत्तीसगढ़ी बोले मजा आ गया भाई, आज मजा आ गया यार, ठीक है। तो वही ना बेटा, बहुत मजा आता है। तो फाइनली यही है बेटा कि आप पढ़ोगे ना बेटा, तो दुनिया कोई ताकत आपको सफलता पाने के लिए नहीं रोक सकता। हाँ, एक चीज है बेटा, विलंब हो सकता है, समझ रहे हो, आप परेशान हो सकते हो, लेकिन सफलता पाने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता, समझ रहे हो मेरे बात को? तो बेटा ऐसे ही मैं एनसीसी क्यों आया था, कहाँ आया था? गोपालपुर। कहां पर है गोपालपुर? यही रायगढ़ का गोपालपुर है, चक्रधर नगर साइड में है, ठीक है, लोइंग गोपालपुर। लगता था एनसीसी का 12 दिन का कैंप लगता था, ठीक है बच्चों। तो वो 12 दिन के कैंप में जैसे आपका लगा है ना, बढ़िया मस्त आर्मी, एक्स आर्मी में रहते थे, बढ़िया सिखलाई देते थे बच्चों, ठीक है, बहुत मेहनत कराते थे। उसी समय से थोड़ा सा अंदर में भी कलेजा भी मजबूत हुआ मेहनत करने के लिए, ठीक है, ताकत भी आई, सोच विचार बदला, समझ रहे हो? तब मन में जागृत हुआ, अरे यार वर्दी है, ठीक है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। थानेदार को देखते थे, कोई पुलिस भी आ जाता था गांव में, अरे लगता था अरे यार, उसको देखकर सब भगते थे, डर लगता था। हमारे टाइम में क्या था, बुलेट था, ठीक है, तो पहले 4 पहिया स्कॉर्पियो, इनोवा, ये सब नहीं था बच्चों। जब कोई विधायक मंत्री जब आते जाते रहते थे ना, सामने में थानेदार को बुलेट चलता था बेटा, भड़ भड़ आवाज वाला, पुराना, ठीक है, वो आवाज बहुत दूर तक जाता था। तो इतने बड़े बच्चे थे, सुने तो फिर भागे डर के मारे, पकड़ने चाह रहा है करके, ठीक है। गांव में कोई सिपाही कर्मचारी, जैसे अभी मेरे स्टाफ रहते हैं, सबसे छोटे कांस्टेबल होते हैं, वो आते थे, देख भागते थे डर के मारे, ठीक है। बाद में पता चला कि ऐसा इस पढ़ने में ऐसा बनते हैं, ठीक है। तो लगता था कि यार यही जो बनना है, क्योंकि लगता था यही सबसे ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। तो ना बेटा, अब वही सब सोच विचार था फाइनली पुलिस में आने का। तो बढ़िया मेहनत किया बेटा, मैं पुलिस में आ गया। आप लोग बेटा, मैं केवल थाना प्रभारी हूँ बेटा, आप लोग कलेक्टर बनो, एसपी बनो, पायलट बनो, ठीक है बेटा। जिस मेरे प्यारे बच्चों को नेता बनना है वो नेता बनो, लेकिन बेटा ज्ञान है बेटा, आप पूरा ज्ञानवान बुद्धिमान रहोगे तो बड़ा नेता बनोगे, बुद्धिमान नेता, ठीक है, बताओगे, टीवी में आओगे, साइंस बताओगे, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, पढ़ो नहीं पढ़ोगे, ठीक है। मतलब देखो बेटा, शॉर्टकट आपको बता रहा हूं सफलता, आपको कुछ भी करना पड़ेगा, अच्छा खेती भी करना पड़ेगा ना बेटा, तो आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप वर्तमान में जो उन्नत किस्म की खेती करते हैं ना,
पढ़ लिख कर ही कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे खेती भी। समझ रहे हो? तो फाइनली ये है, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस में ही पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, कस्टमर को कैसे अपने ओर आकर्षित करना है, ठीक है, गुण भाग कैसे करना है, ठीक है, जैसे चुतिया बना देंगे। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? फाइनली पढ़ाई को ही मैं फोकस करूंगा बेटा, बहाना कोई नहीं चलेगा। एनसीसी में ना 4 डायरेक्टर जनरल का 4 कार्डिनल पॉइंट था, आज भी मेरे दिमाग में है। मैं हमेशा कभी भी मैं कहीं जाता हूं, जब भी मुझे मौका मिलता है ना, मैं बताता हूं, मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करो। ठीक है, अपने टीचर जो भी आज्ञा दे दिया, अपने माता पिता, अपने भाई, चलो उसके लिए सर दुनिया का कोई भी ताकत आ जाए, उस काम को करना चाहिए, मुस्कुराते हुए करना है, चाहे आग में चलना क्यों ना पड़ जाए। ठीक है, मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करो, कठिन परिश्रम करो। ठीक है बेटा, कोई बहाना नहीं चलेगा। पढ़ना है साले को 8 घंटा 10 घंटा मैं पढ़ूंगा ही, नहीं जाऊंगा किसी के बर्थडे पार्टी में, किसी की शादी में नहीं जाऊंगा। समझ गए ना? किसी यारी दोस्ती में नहीं जाऊंगा, पढ़ूंगा मैं 8 घंटा। समझ गए ना? तो क्या हुआ, मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करो, कठिन परिश्रम करो, बहाने न बनाओ एवं झूठ न बोलो। ठीक है, कभी बहाना नहीं बनाना है। अब इसको पढ़ाई के लिए ही बोल रहा हूं। ठीक है, आनाकानी नहीं करना है कि आज ये हो गया, आज वो हो गया। ठीक है, आज अमुक काम पड़ गया। ठीक है, आज फलना हो गया, ढीकना हो गया, 3-5 वाला चलेगा ही नहीं, मैं बता रहा हूं। और हमेशा नियमित रहो। समझ रहे हो? स्कूल अगर आ रहे हो बच्चों, 10 बजे पहुंचना है, पहुंचो। ठीक है, किसी शासकीय संस्था में अगर कोई काम के लिए जा रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, उसमें नियमित रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये 4 सूत्र है बेटा, आपके एनएसएस में भी सूत्र है, वो सूत्र तो मुझे याद नहीं है, हमारे अध्यापक सर आपको बताएंगे। उसको बेटा खाली रटना नहीं है, जीवन में अमल करना है। आप इस 10 दिन या 12 दिन का जो भी आपका कैंप है, कितने दिन का है? 7 दिन का बेटा, इस अमल करो, अब उसको अपने जीवन में उतारो। समझ रहे हो? उसको आप अपने जीवन में उतारो बेटा। ठीक है, बहुत मतलब यही है, आप लोगों के यहां से मेहनत शुरू हो जाएगा ना, तो मत पूछो। समझ रहे हैं ना? दिल्ली दूर नहीं है, समझ रहे हो? पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के पास आज आकर आप सभी से मिलकर मुझे काफी खुशी हुआ। और मेरे टीचर, सभी शिक्षक साथीगण ने मुझे इनवाइट किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारे जनप्रतिनिधि, शिक्षकगण, आदरणीय हमारे सर जी, सभी ने मेरा भाषण सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में जय जय जय, थैंक यू। धन्यवाद माननीय बंजारी जी। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारी बातें आपने बताई है ना, और हंस हंस के बताई। एक बार जोरदार तालियां बजाओ आपको। अपने जीवन के उन तमाम पहलुओं को जो संघर्ष के साथ आपने प्राप्त किया है, निश्चित रूप से इन विद्यार्थियों को प्रेरित करेगा। मैं थोड़ा सा अतिक्रमण कर रहा हूं, संचालक महोदय, एक सूचना आप सबको दे दूं। आज ये विद्यालय परिवार मेरा है। जैसे आपने कहा यूपीएससी की तैयारी करो, पीएससी की तैयारी करो, तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अच्छी सुविधाएं आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ। हमारी संस्था है, आर्य समाज की संस्था है आर्य प्रतिभा विकास केंद्र। लिख लो, नोट करो, ये देखो, आर्य प्रतिभा विकास केंद्र, ये हमारी संस्था है। इसका संचालन हमारा समाज करता है। दिल्ली में अगर आप ऑनलाइन फॉर्म आवेदन कर दीजिए, उस एग्जाम में बैठिए, पास हो जाने पर आपके दिल्ली में
इसी कमरे में रहने की, पूरी पढ़ाई लिखाई करने की, जो भी व्यय होगा, जितना भी व्यय होता है वो हमारी संस्था वहन करेगी। ये चिंता मुक्त रहिए कि खर्च कौन देगा, हमारी संस्था इसको वहन करेगा। आपने पढ़ना है। ये मेरे विद्यार्थी जो तैयार होने भी समय लगेगा, आप उस लकीर को छू रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस क्षेत्र के जो भी विद्यार्थी हैं, माननीय अपने प्राचार्य महोदय को बता दें, वो घनश्याम जी को सूचित कर देंगे, हम रिकमेंड कर देंगे बेटा यहाँ से। और 110%, 100 में से 10% हम अपना और जोड़ दे रहे हैं। अगर आप वो एग्ज़ाम दीजिए, पास हो जाइए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो हम संभाल लेंगे। दिल्ली में पढ़ने की सारी व्यवस्था करने की हमारी जिम्मेदारी है। आप पढ़िए, आगे बढ़िए और अपना जीवन बनाइए, राष्ट्र का निर्माण कीजिए। बहुत धन्यवाद। मैं विद्यालय परिवार की ओर से दोनों ही महानुभाव का, आचार्य श्री राकेश जी का, थाना प्रभारी महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी व्यस्तता के बावजूद भी इन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और हमारे सभी बच्चों को मार्गदर्शन दिया। सभी बच्चे इससे प्रभावित हुए। मैं विद्यालय परिवार की ओर से पुनः इनको हृदय से नमन करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।